नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की हमारी इस सीरीज में आज हम चैप्टर 1 एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, एक बहुत ही फाउंडेशनल चैप्टर है ये। तो इकोनॉमिक्स, ये शब्द सुनते ही अक्सर दिमाग में भारी भरकम ग्राफ, नंबर्स और स्टॉक मार्केट की तस्वीरें आती हैं। हाँ, बिल्कुल। कई लोगों के लिए स्कूल कॉलेज में ये एक डरावना या बोरिंग सब्जेक्ट रहा है। बिल्कुल रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे हिस्टोरिकली एक बहुत ही निराशाजनक नाम दिया गया था। अच्छा। द डिस्मल साइंस, यानी एक उदास या निराशाजनक विज्ञान। ओके, लेट्स अनपैक दिस। डिस्मल साइंस क्यों? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता होगा कि ये बोरिंग है इसलिए ऐसा कहते हैं। नहीं, कहानी वो नहीं है। ये नाम 19वीं सदी के एक स्कॉटिश इतिहासकार थे, थॉमस कार्लाइल, उन्होंने दिया था। ओके। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने ये शब्द इकोनॉमिक्स के बोरिंग होने की वजह से नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस के संदर्भ में इस्तेमाल किया था। मतलब कैसी बहस? वो असल में नीग्रो स्लेव्स को आज़ाद करने के खिलाफ थे। हाँ, और उनका मानना था कि लोगों को सिर्फ डिमांड और सप्लाई के भरोसे छोड़ देना, मतलब हर किसी को आज़ादी दे देना, एक डिस्मल यानी निराशाजनक विचार है। अच्छा, तो ये नाम एक मॉरल और पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट की वजह से पड़ा था। ये तो वाकई में एक चौंकाने वाली बात है ना? और इसी डिस्मल रेपुटेशन में एक और बड़ा नाम जुड़ता है टी.आर. मैल्थस का। हाँ, मैल्थस की थ्योरी। राइट। 1798 में अपनी थ्योरी में उन्होंने कहा था कि जिस रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में 2, 4, 8, 16 इस तरह से। एग्जैक्टली, उस रफ्तार से खाना पैदा नहीं हो पाएगा, वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा। नतीजा भुखमरी, तबाही। ये भी अपने आप में एक काफी डिप्रेसिंग सोच थी। और ये टैग मतलब एक तरह से आज तक पीछा नहीं छोड़ा। 2008 का सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस याद है? बिल्कुल याद है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, तब भी कई लोगों ने इकोनॉमिक्स को एक फेल्ड साइंस कहा था। कहा था कि इन बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को कुछ पता ही नहीं चला ये क्या कर रहे थे। राइट। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। और आज जोर नोइंग इकोनॉमिक्स से ज्यादा एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स पर है। मतलब थ्योरी रटने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे देश की पॉलिसीज पर कैसे असर डालती है। बिल्कुल। तो चलिए फिर सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये इकोनॉमिक्स है क्या? सबसे सिंपल परिभाषा ब्रिटिश अर्थशास्त्री लायनल रॉबिन्स ने दी थी, द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी, यानी कमी का विज्ञान। एग्जैक्टली। ये पूरी कहानी इसी एक शब्द पर टिकी है, स्कैर्सिटी। कमी तो अनलिमिटेड है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन, रिसोर्सेस जैसे पैसा, समय, जमीन, यहाँ तक कि हमारी एनर्जी भी, वो लिमिटेड है। बस इसी गैप को मैनेज करने का साइंस इकोनॉमिक्स है। इसे एक स्टूडेंट की लाइफ से समझते हैं। पॉकेट मनी लिमिटेड है, हमेशा ही होती है। हाँ, लेकिन खर्चे अनलिमिटेड है। नई किताबें खरीदनी है, दोस्तों के साथ मूवी भी जानी है और बाहर खाना भी है। तो वो स्टूडेंट जो हिसाब किताब लगाकर अपनी प्रायोरिटीज तय करता है कि अच्छा इस महीने मूवी छोड़ देता हूँ, किताब ज्यादा जरूरी है, वो असल में पर्सनल लेवल पर इकोनॉमिक्स ही तो अप्लाई कर रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट। कोई भी काम जिसमें पैसा या किसी तरह का गेन इन्वॉल्व हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे नौकरी करना, कोई सामान खरीदना बेचना या कोई बिजनेस चलाना। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। किताब में एक उदाहरण है मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा करना। किताब के अनुसार ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूजा करना तो ठीक है, पर वहां दिए जाने वाले दान या चढ़ावे का क्या? सही बात है। या उस मंदिर तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्च हुआ, ओला उबर का खर्चा। बिल्कुल। हालांकि किताब इसे नॉन इकोनॉमिक मानती है, पर अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो उन धार्मिक स्थलों के आसपास एक पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। फूल वाले, प्रसाद की दुकानें, ट्रांसपोर्ट वाले। तो ये रेखा कई बार बहुत धुंधली हो जाती है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में यही एक बड़ा फर्क है। बिल्कुल। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इकोनॉमिक्स की दो बड़ी शाखाएं हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इस बंटवारे की कहानी 1930s की महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के बाद शुरू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वैश्विक आर्थिक संकट को समझाने के लिए जो मौजूदा इकोनॉमिक थियरीज थीं वो नाकाफी थीं, फेल हो गई थी एकदम। तब जॉन मेनर्ड कीन्स
जिन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वो अपनी नई थ्योरी के साथ सामने आए। ओके। और यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर उभरा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ और जंगल वाली एनालॉजी, है ना? हाँ, बिल्कुल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जंगल है। ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखती है। देश की जीडीपी, महंगाई यानी इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब मैक्रो के मुद्दे हैं। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, जैसे हेलीकॉप्टर से पूरे जंगल को देखना। बिल्कुल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स उस जंगल के अलग अलग पेड़ हैं, यानी बॉटम अप अप्रोच। राइट। ये इंडिविजुअल यूनिट्स को देखती है, एक इंसान की इनकम, एक परिवार का खर्च, एक कंपनी का प्रॉफिट या किसी एक प्रोडक्ट का दाम। जैसे दूध की कीमत क्यों बढ़ी, हाँ, या ओला का सर्च प्राइसिंग कैसे काम करता है। और ये दोनों बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है, ये एक मैक्रो फैक्टर है। हाँ। इसका असर ये होगा कि देश में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। लॉजिकल है। और फिर इसका माइक्रो इफेक्ट हम पर पड़ेगा, हमारी स्विगी या जोमेटो की डिलीवरी महंगी हो जाएगी। हाँ। या सब्जी वाले कहेंगे कि भाड़ा बढ़ गया है साहब। बिल्कुल सही। एक मैक्रो लेवल चेंज का माइक्रो लेवल पे सीधा असर, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग पढ़ना मतलब अधूरा ज्ञान है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक तीसरा और बहुत जरूरी कोर एरिया आता है, इकोनॉमेट्रिक्स। हाँ। सीधे सादे शब्दों में ये इकोनॉमिक्स का मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला दोस्त है, कह सकते हैं। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सारी इकोनॉमिक थ्योरी सिर्फ बातें हैं, सिर्फ थ्योरीज है। जब तक उन्हें डेटा से वेरीफाई ना किया जाए। इकोनॉमेट्रिक्स स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके इन थ्योरीज को टेस्ट करता है, एनालाइज करता है और फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरकास्ट करने में मदद करता है। एग्जैक्टली। इसके बिना आज मॉडर्न इकोनॉमिक एनालिसिस संभव ही नहीं है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं, जो किताब में दी गई है, लॉज ऑफ डिमांड। ये वो नियम है जो हम सब अपनी डेली लाइफ में अनुभव करते हैं। हाँ, रोज। पहला नियम सबसे सिंपल है, जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो लोग उसकी मांग कम कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे ही टमाटर 100 रुपए किलो होते हैं, सलाद से गायब हो जाते हैं। हाँ, और सब्जी में भी कम पड़ने लगते हैं। बिल्कुल। दूसरा नियम थोड़ा गहरा है। ये कहता है कि डिमांड लॉन्ग रन में शॉर्ट रन से ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब? इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि हमारी आदतें तुरंत नहीं बदलती। मान लीजिए आज पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो जाए, ठीक है, तो आप कल से ऑफिस जाना बंद नहीं कर देंगे। ये शॉर्ट रन है, आपकी डिमांड उतनी नहीं बदलेगी। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर पेट्रोल लगातार महंगा होता रहा तो लॉन्ग रन में आप शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने लगें, या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोचने लगे। एग्जैक्टली। तो लॉन्ग रन में आपकी पेट्रोल की डिमांड ज्यादा घट गई। यही इस नियम का मतलब है। और अब तीसरा नियम, जो सबसे ज्यादा मजेदार और काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, ये वाला तो बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि जब किसी प्रोडक्ट पर एक फिक्स्ड कॉस्ट जैसे ट्रांसपोर्टेशन या टैक्स जुड़ जाती है, तो हायर ग्रेड प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ जाती है। ये सुनने में उल्टा लगता है ना? बिल्कुल उल्टा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? What's fascinating here is किताब का सेब वाला उदाहरण। हाँ, सवाल ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी के सेब हिमाचल या कश्मीर, जहां वो उगते हैं, वहां मिलने मुश्किल क्यों होते हैं, जबकि दिल्ली या मुंबई में आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है। लॉजिक तो यही कहता है कि जहां चीज उग रही है वहां बेस्ट मिलनी चाहिए। राइट। अब देखिए इकोनॉमिक्स का जादू। मान लीजिए कश्मीर में एक एवरेज क्वालिटी का सेब 50 रुपए का है, ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी का सेब 80 रुपए का है। तो रिलेटिव प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है। हाँ, 30 रुपए का फर्क है। अब इन दोनों पर 40 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा के इन्हें दिल्ली भेजा गया। ओके, तो दिल्ली में इनकी कीमत हो गई 90 और 120 रुपए। एग्जैक्टली। अब दिल्ली में बैठे खरीदार के लिए रिलेटिव प्राइस डिफरेंस कम हो गया है। हाँ, अब भी फर्क तो 30 रुपए का ही है, लेकिन 90 के मुकाबले 120 उतना वादा नहीं लगता। सही पकड़ा आपने। वो सोचेगा कि सिर्फ 30 रुपए और देकर बेस्ट क्वालिटी वाले ले लेता हूँ। अच्छा, इसी वजह से अच्छी क्वालिटी का ज्यादातर माल बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। वाह, ये तो शानदार इंसाइट है। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और इंसेंटिव्स को समझने का विज्ञान है। बिल्कुल। तो ये था इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी परिचय। डिज्मल साइंस के टैग से लेकर माइक्रो मैक्रो की जुगलबंदी और डिमांड के इन दिलचस्प नियमों तक। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कैसे लागू करेंगे? हमारे देश के लिए स्केर्सिटी के क्या मायने हैं
और हम जैसे आम लोगों के छोटे छोटे आर्थिक फैसले यानी माइक्रो फैसले देश की बड़ी इकोनॉमिक पिक्चर यानी मैक्रो पिक्चर को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी क्या है। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में स्टॉक मार्केट के टिकर्स, बड़े बड़े ग्राफ्स और मुश्किल नंबर्स घूमने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने सोर्सेस की माने तो इसका सार बहुत सरल है। ये किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों की एक स्टिल फ्रेम पिक्चर जैसा है। बिल्कुल, जैसे हम किसी परिवार का हिसाब किताब देखते हैं ना। हाँ। कहाँ से आमदनी हो रही है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कौन क्या कमा रहा है। बस इसी को पूरे देश के लेवल पर सोच लीजिए। इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ये सब उसी बड़े परिवार का हिसाब किताब है। पर मजे की बात यह है कि ये पिक्चर अब उतनी साफ नहीं रही। जो इकोनॉमिक्स के मूल सिद्धांत हैं वो तो वही हैं, लेकिन आज की दुनिया में एक किसान भी अपने फोन पर मौसम का ऐप और मंडी का भाव देख रहा है। तो क्या वो सिर्फ खेती कर रहा है या टेक्नोलॉजी सर्विस भी इस्तेमाल कर रहा है? ये लकीरें अब बहुत धुंधली हो गई हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मतलब इकोनॉमी को समझना अब पहले जैसा सीधा नहीं रहा। तो फिर इतनी बड़ी और उलझी हुई चीज को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? हमारे सोर्सेज एक क्लासिक तरीके का जिक्र करते हैं। इसे इसके काम धंधे के हिसाब से 3 मुख्य हिस्सों या सेक्टर्स में बांटकर देखना। हाँ, ये एक तरह से देश के वर्कफोर्स का क्लासिफिकेशन है और समझने के लिए सबसे अच्छा शुरुआती पॉइंट है। पहला हिस्सा है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी यानी पहला, बुनियादी। मतलब वो सारे काम जो सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हैं। जमीन से, जंगल से, पानी से कुछ निकालना। जैसे खेती किसानी, जिसे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहते हैं, या झारखंड की खदानों से कोयला निकालना, जिसे माइनिंग कहते हैं, या फिर बॉम्बे हाई से तेल निकालना। सही है। मतलब हमारे देश के किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, केरल के मछुआरे, ये सब प्राइमरी सेक्टर की रीढ़ है। और सोर्सेज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि किसी भी देश के शुरुआती विकास में इसी सेक्टर का बोलबाला होता है। जब किसी देश की ज्यादातर कमाई यानी नेशनल इनकम और लोगों की रोजी रोटी, लाइवलीहुड इसी सेक्टर से आती हैं। अच्छा। तो उस देश को हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या अग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, जैसा कि भारत आजादी के कई दशकों बाद तक था। हमारी 70% से ज्यादा आबादी खेती पर ही निर्भर थी। लेकिन क्या आज के दौर में कृषि प्रधान होना एक तरह की कमजोरी मानी जाती है, या इसमें भी कोई ताकत छिपी हो सकती है, जैसे फूड सिक्योरिटी? आज जब दुनिया में खाने पीने की चीज़ों को लेकर इतनी अनिश्चितता है, तब हमारा कृषि प्रधान होना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी तो है। बहुत अच्छा सवाल है। ये एक दो धारी तलवार है। एक तरफ सिर्फ कृषि पर निर्भरता इकोनॉमी को मौसम और मॉनसून के भरोसे छोड़ देती है, जो बहुत रिस्की है। हाँ, सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एसेट है। आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है तो वो ताकत खोखली है। तो मतलब संतुलन साधना ही असली चुनौती है। सही बात है। तो ये तो हुई खेतों और खदानों से कच्चा माल निकालने की बात। पर इस कच्चे माल का होता क्या है? यहीं से हमारी कहानी दूसरे सेक्टर में दाखिल होती है ना? बिल्कुल, यहीं आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ये है फैक्ट्री वाला सेक्टर। फैक्ट्री वाला सेक्टर। हाँ, ये प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स को लेता है और प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसे एक नई, ज्यादा कीमती चीज में बदल देता है। कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, या खदान से निकले लोहे से गाड़ियां और मशीनें बनाना। एग्जैक्टली, ये सब इसी सेक्टर का काम है। मुझे हमेशा मेड इन जापान या मेड इन जर्मनी का टैग याद आता है। ये टैग सिर्फ एक देश का नाम नहीं थे, बल्कि उनकी औद्योगिक ताकत का सिंबल थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोर्सेज के मुताबिक ज्यादातर पश्चिमी विकसित देशों के विकास का इंजन यही सेक्टर रहा है। उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने करोड़ों लोगों को खेतों से निकालकर फैक्ट्रियों में रोजगार दिया। जब किसी देश की इकोनॉमी में इस सेक्टर का दबदबा हो तो उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। ये वो दौर था जब एक देश की ताकत उसकी फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से नापी जाती थी। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, जो न तो जमीन से कुछ निकाल रहा है और न ही फैक्ट्री में कुछ बना रहा है। टर्शरी या सर्विस सेक्टर, यहाँ सेवा दी जा रही है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप छू सकें। यहाँ आप किसी की स्किल, किसी का समय या किसी की एक्सपर्टीज खरीदते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाता हुआ टीचर, क्लिनिक में बैठा डॉक्टर, बैंक का कर्मचारी या फोन पर आपकी समस्या सुलझाता कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव।
ये सब सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। यहाँ तक कि हम और आप जो अभी कर रहे हैं ये भी इसी सेक्टर में आता है। तो मतलब एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, आईटी, टूरिज्म, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ये तो बहुत बड़ा दायरा है। बहुत बड़ा। और हमारे सोर्सेज एक बहुत जरूरी पड़ाव का जिक्र करते हैं। जब ये सर्विस सेक्टर किसी देश की राष्ट्रीय आय और आजीविका में आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा, हाँ 50% से ज्यादा का योगदान देने लगता है तो वो देश एक सर्विस इकोनॉमी कहलाता है। अच्छा। और ये 50% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। इसका मतलब है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी अब जमीन या मशीनों से नहीं बल्कि अपने ज्ञान, स्किल्स और कम्युनिकेशन से अपनी रोजी रोटी कमा रही है। वाह। ये समाज के सोचने का तरीका, उसके एस्पिरेशंस सब कुछ बदल लेता है। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर बस एक ही तरह का होता है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसके अंदर भी और परतें हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव और एक इसरो साइंटिस्ट दोनों सर्विस सेक्टर में हैं, पर उनके काम की वैल्यू और इम्पैक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जैक्टली। और इसी फर्क को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट ने सर्विस सेक्टर को और दो हिस्सों में बांटा है। पहला है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी, ये तो नया शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ? इसे आप नॉलेज सेक्टर या नॉलेज सेक्टर कह सकते हैं। ये सिर्फ सर्विस देना नहीं है बल्कि ज्ञान और सूचना का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना या पुरानी चीजों को बेहतर करना है। अच्छा। इसमें शिक्षा मतलब एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, सूचना प्रौद्योगिकी IT, ये सब चीजें आती हैं। उदाहरण के लिए इसरो के साइंटिस्ट जो नया रॉकेट डिजाइन कर रहे हैं, IIT के प्रोफेसर्स जो अगली पीढ़ी के इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, या किसी दवा कंपनी की R&D लैब में काम करने वाले लोग जो नई वैक्सीन खोज रहे हैं, ये सब क्वाटरनरी सेक्टर का हिस्सा है। मतलब ये वो लोग हैं जो दिमाग का कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोर्सेस के मुताबिक ये सेक्टर किसी भी देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता, अ कंट्रीज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, को परिभाषित करता है। ओह। मतलब आपके देश के लोग कितने स्किल्ड, कितने जानकार और कितने इनोवेटिव हैं, ये इस सेक्टर की मजबूती से पता चलता है। ये किसी भी देश का भविष्य तय करता है क्योंकि इनोवेशन यहीं से निकलता है। और इसके भी ऊपर एक लेवल है, क्वीनरी सेक्टर। अगर क्वाटरनरी नॉलेज सेक्टर है तो ये क्या है? ये हैं टॉप लेवल के डिसीजन मेकर्स। इन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है। गोल्ड कॉलर? हाँ, इसमें सरकार के वो बड़े अधिकारी शामिल होते हैं जो नीतियां बनाते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स, और प्राइवेट कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट जैसे CEOs और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनके काम को किसी एक खांचे में बांधना बहुत मुश्किल है। ये नए आइडियाज को इवैल्यूएट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लागू करने पर फैसले लेते हैं और नीतियां बनाते हैं। तो ये बिग बॉस लोग हुए जिनके एक फैसले से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। बिग बॉस शब्द शायद थोड़ा ज्यादा सरल है, लेकिन आप उनके प्रभाव के पैमाने को सही समझ रहे हैं। सोर्स इन्हें किसी भी अर्थव्यवस्था के सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के पीछे का दिमाग या ब्रेन कहता है। सोचिए, इस सेक्टर में मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन इनके एक फैसले का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसे पॉलिसी लेवरेज कहते हैं। पॉलिसी लेवरेज? हाँ, RBI गवर्नर का इंटरेस्ट रेट पर लिया गया एक फैसला हमारी EMI बदल देता है। सही बात है। एक बड़ी कंपनी के CEO का सस्टेनेबिलिटी पर लिया गया फैसला पूरे इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट बदल सकता है। या सरकार की एक डिजिटल पेमेंट पॉलिसी करोड़ों लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में ला सकती है। संख्या में कम, असर में सबसे ज्यादा। तो इन सब सेक्टर्स का भारत के लिए क्या मतलब है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर इंडिया? क्या देशों के विकास का कोई तय रास्ता होता है? जैसे बच्चे पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर दौड़ते हैं। क्या देश भी पहले खेती, फिर फैक्ट्री और फिर सर्विस की तरफ बढ़ते हैं? ये एक क्लासिक सवाल है। हमारे सोर्सेज में W.W. रोस्टो की एक मशहूर ई का जिक्र है। रोस्टो ने 1960 में कहा था कि देश विकास की 5 लीनियर स्टेजेस से गुजरते हैं, जिसमें वो कृषि से उद्योग और फिर सेवाओं की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे सर्विसेज। हाँ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। ये एक क्लासिक रास्ता है जो ज्यादातर पश्चिमी देशों, जापान, दक्षिण कोरिया सब ने अपनाया। लेकिन भारत और कुछ दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम इस मामले में क्लास के वो बैकबेंचर निकले जिन्होंने एक स्टेप ही फांद लिया। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी का सबसे अनोखा और बहस वाला अध्याय है। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, भारत ने ये छलांग कैसे और क्यों लगाई? सोर्सेस साफ कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से
सीधे सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था में चला गया। सीधे? हाँ, और इस बीच उसके औद्योगिक क्षेत्र का उतना मजबूत विस्तार नहीं हुआ। विदाउट मच हेल्दियर एक्सपेंशन ऑफ देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये एक स्ट्रक्चरल लीप था। और ये बदलाव कब आया? ये बदलाव 1990 के दशक के अंत में साफ दिखने लगा, जब हमारी राष्ट्रीय आय में सर्विस सेक्टर का योगदान 50% के जादुई आंकड़े को पार कर गया। अचानक से भारत की पहचान एक आईटी सुपर पावर के तौर पर होने लगी। ये बड़ा अजीब है ना। हमारे माता पिता की पीढ़ी ने मेड इन जापान और मेड इन जर्मनी का दौर देखा, जो उनकी मजबूत इंडस्ट्री का प्रतीक था। हमारी पीढ़ी कोडेड इन इंडिया देख रही है। वो बीच की मेड इन इंडिया वाली औद्योगिक क्रांति हमने उस स्केल पर कभी नहीं देखी। पर इसके फायदे और नुकसान क्या हुए? एक तरफ तो हमारे पास बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे वर्ल्ड क्लास आईटी हब्स हैं। पूरी दुनिया में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का डंका बजता है। फायदे जाहिर है, आईटी और सर्विस सेक्टर ने एक बड़ी पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली मिडिल क्लास को अच्छी नौकरियां और ग्लोबल एक्सपोजर दिया। इसने भारत की छवि दुनिया में बदल दी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर सोर्सेज इशारा करते हैं। जब आप इंडस्ट्रियल स्टेज को लीप फ्रॉग करते हैं, तो आप मैस एम्प्लॉयमेंट के सबसे बड़े सोर्स को भी बाईपास कर जाते हैं। एक फैक्ट्री में हजारों कम पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिल सकता है, लेकिन एक आईटी कंपनी में सिर्फ हाई स्किल्ड ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है। मतलब हमने एक ऐसी छलांग लगाई जिसने करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया। इसे ऐसे कह सकते हैं कि इस छलांग ने एक दोहरी अर्थव्यवस्था, एक डुअल इकोनॉमी को जन्म दिया। एक तरफ चमकदार ग्लोबल इंडिया शाइनिंग है, जो सर्विस सेक्टर से जुड़ा है, और दूसरी तरफ एक विशाल भारत है जिसके पास इस नॉलेज इकोनॉमी में शामिल होने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है। बिल्कुल, यही वजह है कि आज भी मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की इतनी जरूरत महसूस होती है, ताकि उस छूटे हुए इंडस्ट्रियल स्टेप को मजबूत किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा किए जा सकें। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक कहानी है कि कोई देश कैसे बड़ा होता है, उसके लोग क्या काम करते हैं और वो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सा अनोखा रास्ता चुनता है। खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से कीबोर्ड और बोर्डरूम तक का ये सफर ही किसी देश की कहानी है। पहली पसंद एक आईटी कंपनी है। क्यों शहरों में मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं? और क्यों सरकारें मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर दे रहे हैं? हाँ, सब कुछ इकोनॉमी के इसी स्ट्रक्चर से जुड़ा है। और जब हम भारत की इस अनोखी छलांग के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल मन में आता है। क्योंकि हमने इंडस्ट्री वाले स्टेप को काफी हद तक स्किप किया, तो उन करोड़ों लोगों के लिए नौकरियों का भविष्य क्या है जिनके पास हाई एंड नॉलेज इकोनॉमी के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है? यही आज भारत के पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमें उस स्किप किए हुए इंडस्ट्रियल स्टेप पर दोबारा दोगुनी ताकत से ध्यान देने की जरूरत है, या फिर हमें कोई नया चौथा रास्ता खोजना होगा जो सर्विस और इंडस्ट्री का मिला जुला रूप हो? इस सवाल का जवाब ही अगले 25 सालों में भारत का भविष्य तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आर्थिक प्रणालियों यानी इकोनॉमिक सिस्टम्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और इस बातचीत की शुरुआत शायद सबसे बुनियादी सवाल से करनी चाहिए कि हमें इन सिस्टम्स की जरूरत ही क्यों है। हाँ, मतलब मामला तो बहुत सीधा सा है। हम इंसानों को जीने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। और आज के जमाने में इंटरनेट, स्मार्टफोन, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। लेकिन इन जरूरतों को पूरा करने में हमेशा से दो बहुत बड़ी चुनौतियां रही हैं। एक, इन चीजों को बनाना, मतलब प्रोडक्शन, और दूसरा, बनाने के बाद इन्हें सही लोगों तक पहुंचाना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली। और इन्हीं दो फंडामेंटल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए ही अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स बने हैं। अच्छा। हर सिस्टम इन्हीं सवालों का अपने तरीके से जवाब देता है, और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, मतलब पैसा कौन लगाएगा, और सबसे जरूरी, क्यों लगाएगा। तो आज हम शायद सबसे पुरानी फॉर्मल प्रणाली से शुरू करें, मार्केट इकोनॉमी। हाँ, बाजार अर्थव्यवस्था। कहा जाता है कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स के बाद पहली फॉर्मल प्रणाली है। और इसका पूरा आइडिया निकला एक स्कॉटिश थिंकर से, एडम स्मिथ। 1776 में उनकी किताब आई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी का पूरा ब्लूप्रिंट उसी किताब में है। हाँ, आप उसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जेनेसिस टेक्स्ट कह सकते हैं। और स्मिथ के जो कोर आइडियाज हैं वो बेसिकली 3 मजबूत खंभों पर टिके हैं। ओके। पहला और सबसे क्रांतिकारी विचार था सेल्फ इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ। यही समाज को आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। एक मिनट, स्वार्थ
ये तो सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है। मतलब क्या वो कह रहे थे कि सबको मतलब ही हो जाना चाहिए? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। स्मिथ के लिए स्वार्थ का मतलब सेल्फिश होना नहीं था। उनका पॉइंट था कि जब एक इंसान अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए कोई काम करता है, हाँ, तो वो अनजाने में ही पूरे समाज का भला कर देता है। इसे ही वो अनइंटेंडेड सोशल बेनिफिट कहते थे। अच्छा, अनइंटेंडेड सोशल बेनिफिट। इसे किसी आज के उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल। सोचिए, बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी नौकरी है, पर वो छोड़कर एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू करता है। उसका पहला मकसद क्या है? मुनाफा कमाना, फाइनेंशियल ग्रोथ। बिल्कुल, उसका सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन इस एक काम का असर देखिए। उसने ऐप बनवाया, कुछ आईटी प्रोफेशनल्स को काम मिला, उसने डिलीवरी पार्टनर्स को हायर किया, हजारों लोगों को रोजगार मिला। उसने शहर के रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किया, उनका बिजनेस बढ़ गया और कस्टमर्स को घर बैठे खाना मिलने लगा। एग्जैक्टली तो उस एक इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट ने एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया, जिससे अनगिनत लोगों का फायदा हुआ। यही स्मिथ का कोर इंसाइट था। वाह। और इसी सेल्फ इंटरेस्ट को समझाने के लिए उन्होंने अपने सबसे फेमस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था, है ना, द इनविजिबल हैंड। हाँ, अदृश्य हाथ। ये सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। ये स्मिथ का सबसे पोएटिक आइडिया है। उनका कहना था कि बाजार में कोई सेंट्रल प्लानर नहीं है, कोई सरकार नहीं है जो सबको बता रही है कि क्या बनाना है और क्या बेचना है। तो फिर बाजार चलता कैसे है? बाजार को यही इनविजिबल हैंड चलाता है। हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और इन लाखों करोड़ों इंडिविजुअल डिसीजन से अपने आप एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बन जाती है। इसका कोई आसान सा रिलेटेबल उदाहरण है? आप दिल्ली या मुंबई के पीक आवर ट्रैफिक के बारे में सोचिए। ओह गॉड, टोटल केओस। ऊपर से देखने पर केओस लगता है, पर कोई ट्रैफिक कंट्रोल रूम हर एक गाड़ी वाले को तो नहीं बता रहा है कि अब लेफ्ट लो या रुको। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर ड्राइवर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है, उसे बस जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना है। वो गैप देखता है, गाड़ी आगे बढ़ाता है, कोई ब्रेक लगाता है, लेकिन किसी तरह ये सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे ही सही, पर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, लोग घर पहुंच रहे हैं। बाजार में भी यही होता है। लाखों प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स अपने अपने हिसाब से फैसले लेते हैं और इनविजिबल हैंड उन फैसलों को एक फंक्शनिंग सिस्टम में बदल देता है। ये कमाल का उदाहरण है। मैंने सुना है कि बाद में एक और बड़े अर्थशास्त्री जेएम कीन्स ने इसी मोटिवेटिंग फोर्स को एक अलग नाम दिया था, एनिमल स्पिरिट्स। हाँ, एनिमल स्पिरिट्स। इसका क्या मतलब है? क्या ये इनविजिबल हैंड से अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इनविजिबल हैंड बाजार के ओवरऑल फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करता है, जबकि कीन्स का एनिमल स्पिरिट खास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स की साइकोलॉजी को बताता है। अच्छा। ये असल में एंटरप्रेन्योर्स का नाइव ऑप्टिमिज्म है, एक तरह का जुनून। वो रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। तो फिर क्यों लेते हैं? वो रिस्क लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने आइडिया पर एक इरैशनल बिलीफ होता है। मतलब एक तरह की धुन सवार होती है। बिल्कुल। आज के इंडियन स्टार्टअप कल्चर को देखिए। गुड़गांव में 25 साल का एक लड़का इन्वेस्टर्स के सामने कहता है कि उसका आइडिया भारत के लॉजिस्टिक्स को बदल देगा, जबकि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। ये रैशनल कैलकुलेशन नहीं है, यही एनिमल स्पिरिट है जो उन्हें रिस्क लेने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो सेल्फ इंटरेस्ट मोटिवेशन देता है जो इनविजिबल हैंड के जरिए बाजार को चलाता है। लेकिन एक अकेला इंसान कितना भी मोटिवेटेड हो, सब कुछ तो नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। और प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए स्मिथ का दूसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत आता है, डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम का विभाजन। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे स्पेशलाइज हिस्सों में तोड़ देना। इसका तो हमारे देश में बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण है एक हलवाई की दुकान पर लड्डू बनाने का प्रोसेस। अच्छा, बताइए। शायद 50 या 100 और क्वालिटी भी ऊपर नीचे होगी। बिल्कुल, और थक भी जाएगा। लेकिन हलवाई क्या करते हैं? वो काम बांट देते हैं। एक कारीगर है जो सिर्फ बेसन भूनता है, 20 साल से वही काम कर रहा है। तो वो उसमें एक्सपर्ट हो क्या है? एग्जैक्टली। दूसरा कारीगर सिर्फ चाशनी बनाता है, उसे पता है कि एक तार की चाशनी कब बनती है। तीसरा, जिसके हाथ सबसे तेज चलते हैं, वो सिर्फ लड्डू को गोलाकार देता है, दिन में हजारों। और चौथा पैकिंग करता है। हाँ, इस स्पेशलाइजेशन से क्या होता है? प्रोडक्शन की स्पीड 100 गुना बढ़ जाती है, क्वालिटी एकदम कंसिस्टेंट रहती है और पर लड्डू कॉस्ट भी कम हो जाती है। यही डिवीजन ऑफ लेबर का जादू है। तो सेल्फ इंटरेस्ट, डिवीजन ऑफ लेबर और तीसरा सिद्धांत था सरकार की भूमिका को लेकर, लेज़े फेयर। ये क्या है? लेज़े फेयर एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है लीव इट अलोन, मतलब इसे अकेला छोड़ दो।
सरकार को कह रहे हैं। हाँ, स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सरकार की दखल अंदाजी कम से कम होनी चाहिए, मिनिमल इंटरफेरेंस। सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है। तो सरकार का काम क्या है? देश की सीमाओं की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और एक फेयर जस्टिस सिस्टम देना, बस। बेवजह के नियम और टैक्स लगाकर बाजार के नेचुरल फ्लो में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। स्मिथ ने खुद इसे द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहा था। ठीक है, तो फिलॉसफी समझ आ गई, लेकिन ये मार्केट इंजन असल में चलता कैसे है? इसके नट्स एंड बोल्ट्स क्या हैं? किसी भी इकोनॉमी का इंजन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। मोटे तौर पर ये 3 होते हैं। ओके। पहला है भूमि, लैंड। इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज, हवा, पानी, जंगल, खनिज, सब कुछ। और दूसरा होगा श्रम, यानी जो लोग काम करते हैं। बिल्कुल, किसी भी काम में लगाया गया ह्यूमन एफर्ट, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोड लिखना हो या एक मजदूर का ईंटें ढोना। और तीसरा है पूंजी, कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा? पैसा भी, लेकिन यहां इसका मतलब है कैपिटल गुड्स। ये वो चीजें हैं जो दूसरी चीजें बनाने में मदद करती हैं, जैसे फैक्ट्री में लगी मशीनें, एक मैकेनिक के औजार। आज के दौर में एक ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर की बाइक और उसका स्मार्टफोन भी कैपिटल हुआ। बिल्कुल, और जिस सॉफ्टवेयर पर पूरा सिस्टम चल रहा है वो भी कैपिटल है। और इन तीनों फैक्टर्स को काम पर कौन लगाता है? मतलब कौन तय करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस कीमत पर बेचना है? यहाँ बाजार की 2 सबसे बड़ी अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा। यही 2 फोर्सेस इन सारे सवालों के जवाब देती हैं। जैसे मान लीजिए भारत में अचानक से इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड आसमान छूने लगती है, अब क्या होगा? कार कंपनियां ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू कर देंगी। एग्जैक्टली। किसी सरकारी अधिकारी ने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया, कंपनियों ने बाजार के सिग्नल को पढ़ा। अगर शुरुआत में सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा, तो कीमतें बढ़ जाएंगी, वेटिंग पीरियड लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। और इस बढ़े हुए मुनाफे को देखकर और नई कंपनियां इस मार्केट में उतरेंगी, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, सप्लाई बढ़ेगी और धीरे धीरे कीमतें स्थिर हो जाएंगी। ये पूरा डांस डिमांड और सप्लाई के इशारों पर हो रहा है। तो एक आइडियल फ्री मार्केट इकोनॉमी पूरी तरह से इन्हीं शक्तियों पर चलती है। हाँ, और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम से थोड़ा अलग है। एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में कुछ सरकारी नियम हो सकते हैं या मोनोपोली भी हो सकती है, पर एक ट्रू फ्री मार्केट में कंपटीशन ही राजा है। और इस व्यवस्था को सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया। हाँ, 1777 में। फिर ये पूरे उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में फैल गई और इसने कमाल के नतीजे भी दिए। इनोवेशन को बढ़ावा मिला, लोगों को अपनी मेहनत से अमीर बनने के मौके मिले। तो कागज पर तो ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट लगता था। हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और उससे समाज का भला हो रहा है। पर 1929 में इस मशीन का एक पुर्जा टूटा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मशीन ही चरमरा कर गिर गई। द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। हाँ, और इस एक घटना ने मार्केट इकोनॉमी की चमक के पीछे छिपे अंधेरे को, इसकी सबसे बड़ी कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मतलब जो इनविजिबल हैंड बाजार को चला रहा था, वही हाथ संकट के समय उसे बचाने में नाकाम रहा। बिल्कुल। और तब इस सिस्टम की बुनियादी खामियां उजागर हुईं। पहली और सबसे क्रूर कमी थी कि इस प्रणाली में गरीबों, कमजोरों और बेरोजगारों की देखभाल के लिए कोई साधन नहीं था। ये व्यवस्था सिर्फ उनके लिए काम करती है जिनके पास परचेजिंग पावर है। सही कहा। अगर आपकी जेब में पैसा है तो बाजार आपकी हर जरूरत पूरी करेगा, अगर नहीं है तो बाजार के लिए आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस दौर में इसका मतलब था कि पढ़े लिखे हुनरमंद लोग सड़कों पर थे एक वक्त की रोटी के लिए। हाँ, बाजार ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया था। ये एक मानवीय संकट था। दूसरी बड़ी कमी थी राज्य से किसी भी तरह की सहायता का अभाव, क्योंकि लेज़े फेयर का सिद्धांत सरकार के हाथ बांध देता था। बिल्कुल। वेलफेयर एक्शंस जैसे स्कूल, अस्पताल, गरीबों के लिए राशन, इन सब का अभाव था। और इन दोनों का नतीजा हुआ समाज में बढ़ती हुई खाई। हाँ, तीसरी और सबसे खतरनाक कमी, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता। हुआ ये कि अमीर और अमीर होते गए। देश की सारी संपत्ति कुछ गिने चुने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के हाथों में जमा होने लगी। ये तो आज भी एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है, भारत में भी, वेल्थ इनइक्वालिटी। तब ये अपने चरम पर था और इस असमानता को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसी चीजें लाई तो गई, लेकिन वो उस तूफान को रोकने के लिए कागज की नाव जैसी थी। और फिर जब 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो ये पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लाखों लोग बेरोजगार, फैक्ट्रियां बंद, अर्थव्यवस्था का पहिया जाम। तो जब इनविजिबल हैंड फेल हो गया,
तब किसी ने आके कहा कि अब हमें एक विजिबल हैंड की जरूरत है। एग्जैक्टली और वो थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। हाँ, उन्होंने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित की। इसमें उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने एडम स्मिथ के लेजे फेयर के सिद्धांत को सीधे सीधे चुनौती दी। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि जब बाजार खुद को ठीक करने में फेल हो जाए तो सरकार को चुपचाप तमाशा नहीं देखना चाहिए। सरकार को आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था में इंटरवीन करना चाहिए। अच्छा। वो कह रहे थे कि सरकार को जानबूझकर कर्ज लेकर पैसा खर्च करना चाहिए। सड़कें, पुल, बांध जैसे पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए। ये एडम स्मिथ की दुनिया से 180 डिग्री का यू टर्न था। मतलब सरकार बाजार में पैसा पंप करे ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, वो खर्च करें और डिमांड फिर से पैदा हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ताकि अर्थव्यवस्था का रुका हुआ पहिया फिर से घूमने लगे। और कीन्स की इन विचारों का नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के देशों ने, खासकर अमेरिका ने, उनके सुझावों को लागू करना शुरू किया। और धीरे धीरे कई देश महामंदी के संकट से उभरने में कामयाब हुए। हाँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक नई आर्थिक प्रणाली विकसित हो गई जिसे आज हम मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि मार्केट इकोनॉमी के अच्छे गुणों और सरकारी हस्तक्षेप के जरूरी पहलुओं का एक मिश्रण है। सही समझे। आज दुनिया के ज्यादातर देश, जिसमें भारत भी शामिल है, इसी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाते हैं, जहां प्राइवेट कंपनियां भी हैं तो सरकार की भी सोशल वेलफेयर और रेगुलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम नॉन मार्केट इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। तो ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका जो आइडिया है वो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां सब कुछ, लिटरली सब कुछ सरकार तय करती है। हाँ। आप क्या खरीदेंगे, क्या बनेगा, यहां तक कि आपकी नौकरी भी शायद। ये मार्केट इकोनॉमी का एकदम मतलब बिल्कुल उल्टा है, जहां सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर चलता है। एकदम। और इसकी जड़ें जो है वो कार्ल मार्क्स के विचारों में है, इसीलिए इसे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मॉडल भी कहते हैं। अच्छा। 20वीं सदी में सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर और चीन जैसे बड़े देशों ने इसे अपनाया था। हाँ, इसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं ना? हाँ, कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि सारी कमांड और प्लानिंग सेंटर यानी सरकार के हाथ में होती थी। तो मतलब ये मार्केट सिस्टम के एक रिएक्शन में पैदा हुआ। इसके पीछे कुछ बड़े सिद्धांत थे, राइट? हाँ, इसके कुछ मुख्य विश्वास थे। पहला तो ये कि देश के जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, जैसे जमीन, जंगल, खदाने, हाँ, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, बल्कि समाज के हर इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक कलेक्टिव ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा था कि इन संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग तभी हो सकता है जब उनका मालिकाना हक समाज के पास हो, या सीधे सीधे कहे तो सरकार के पास हो। मतलब सारे आर्थिक फैसले सरकार लेगी। सरकारी लेगी। और तीसरा पॉइंट वो तो और भी रैडिकल था कि किसी को भी निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। ऐसा इसलिए ताकि मजदूर वर्ग, जिसे वो प्रोलेटेरिएट कहते थे, उसका शोषण ना हो और अमीर गरीब के बीच की खाई ना बढ़े। हाँ, जो बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट का क्लैश था उसे खत्म करने के लिए। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, कोई कंपनी नहीं होगी, तो बाजार का क्या? चौथा सिद्धांत यही था, बाजार जैसे कोई चीज नहीं होगी। मतलब डिमांड और सप्लाई का कोई खेल नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। कोई कंपटीशन नहीं। पूरी इकोनॉमी पर सरकार की मोनोपोली मतलब एकाधिकार होगा। ये तो सुनने में किसी यूटोपिया जैसा लगता है। मतलब सरकार ही आपकी कंपनी है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से काम करो और सरकार आपकी जरूरत के हिसाब से आपको सारी सुविधाएं देगी। From each according to his ability to each according to his needs. सही पकड़ा। क्या बनाना है, कितना बनाना है और लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये सारे फैसले सरकार लेती थी। अच्छा। इस सिस्टम को सबसे पहले 1919 में रूस में बोल्शेविकों ने आजमाया और फिर ये पूर्वी यूरोप के सोशलिस्ट देशों से होता हुआ 1949 में कम्युनिस्ट चीन तक पहुंच गया। तो कागज पर तो ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था कि सबकी भलाई होगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं हुआ। यहीं पर ही बात उलझ जाती है ना? हाँ, यहीं पर असल चुनौतियां सामने आई। इस सिस्टम की कुछ बड़ी खामियां थीं। जैसे? पहला तो ये कि सिस्टम सबका पेट भरने पर तो ध्यान दे रहा था,
लेकिन देश के लिए पूंजी मतलब कैपिटल या वेल्थ बनाने का कोई आइडिया ही नहीं था। अच्छा। नतीजतन देश में निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की भारी कमी हो गई। और दूसरा, सरकार तय तो करती थी कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे होगा, लेकिन मार्केट की समझ ना होने के कारण अक्सर गलत फैसले होते थे, बर्बादी बहुत होती थी। इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। जैसे सरकार ने एक जगह लाखों जूते बनवा दिए, पर वहां के लोगों को जूतों की उतनी जरूरत ही नहीं थी, या शायद वो डिजाइन ही पसंद नहीं था। अब वो जूते गोदाम में पड़े सड़ रहे हैं। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं है तो कोई क्यों ज्यादा मेहनत करेगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आपने एक बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये तो कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा हो गया, जहां एक दो लोग काम करते हैं और बाकी सब बस नाम के लिए होते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। यही हुआ। निजी संपत्ति के अधिकार न होने से लोगों के पास मेहनत करने या कुछ नया करने मतलब इनोवेशन करने का कोई प्रोत्साहन ही नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब R&D लगभग खत्म ही हो गया। अरे! और पूरा सिस्टम अंदर से खोखला होने लगा, जिसे कहते हैं इंटरनल डीके। और राजनीतिक तौर पर भी तो ये तानाशाही जैसा था, मतलब लोगों के पास कोई आजादी, लिबर्टी एंड फ्रीडम तो थी नहीं। हाँ, ये गैर लोकतांत्रिक नॉन डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं थी। और विडंबना देखिए, क्या? ये सिस्टम बना था पूंजीपतियों मतलब कैपिटलिस्ट के शोषण को खत्म करने के लिए। लेकिन अंत में सरकार खुद ही सबसे बड़ी शोषक बन गई। अच्छा। आलोचकों ने इसे स्टेट कैपिटलिज्म का नाम दिया, स्टेट कैपिटलिज्म। वाह! तो फिर इस इंटरनल डिके का अंत कैसे हुआ? मतलब देशों को अपनी गलती समझ आई? हाँ, देर से ही सही पर आई। वैसे 1950 के दशक में पोलैंड के एक फिलोसोफर थे ऑस्कर लांगे। ऑस्कर लांगे? उन्होंने मार्केट सोशलिज्म का सुझाव दिया था, पर तब किसी ने उनकी नहीं सुनी। अच्छा। आखिरकार 1980 के दशक तक आते आते इन देशों को अपनी आर्थिक नीतियां बदलनी पड़ी। और यहीं से वो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की शुरुआत हुई। बिल्कुल। सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब था पुनर्गठन, और ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन, ये नीतियां आई। और वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ गया। हाँ, और उधर चीन ने भी ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और मार्केट के सिद्धांतों को अपनी इकोनॉमी में शामिल किया। तो मतलब दुनिया के दो बड़े और विपरीत आर्थिक सिस्टम एक दूसरे के करीब आ गए। हाँ। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई खत्म होकर एक बीच का रास्ता निकला, मिक्स्ड इकोनॉमी। एकदम सही। इसी को विचारधारा का अंत या एंड ऑफ आइडियोलॉजी भी कहा गया। अच्छा। क्योंकि इसने उस शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर को भी समाप्त कर दिया, जो इन दो आर्थिक विचारधाराओं के बीच दशकों से चल रहा था। अच्छा, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नया नहीं था, ये पहले से मौजूद था। हाँ, ये 1930 के दशक की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के बाद से ही व्यवहार में था, जब मार्केट इकोनॉमी वाले देशों ने भी सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत महसूस की। बिल्कुल। लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर अपनाने वाला पहला देश था फ्रांस 1944-45 में। और बाद में जब सोशलिस्ट देशों ने भी खुद को बदला, तो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भी माना कि यही सबसे अच्छा मॉडल है। हाँ, वर्ल्ड बैंक ने ये स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप, स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है, और कोई भी सिस्टम, चाहे वो मार्केट हो या नॉन मार्केट, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। मतलब हर देश को अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों का एक मिश्रण, एक कॉकटेल तैयार करना होता है। बिल्कुल। जैसे भारत में हमारे पास सरकारी कंपनियां PSUs भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी, BSNL भी है और जियो भी। बिल्कुल सही उदाहरण। यही मिक्स्ड इकोनॉमी की खासियत है। क्या है वो खासियत है? देखिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। प्राइवेट सेक्टर उन चीजों का उत्पादन करता है जहां मुनाफा कमाया जा सकता है, जिन्हें प्राइवेट गुड्स कहते हैं, जैसे कार, मोबाइल फोन वगैरह। और पब्लिक सेक्टर वो काम करता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को कोई मुनाफा नहीं दिखता, लेकिन वो समाज के लिए जरूरी है। हाँ, उन्हें पब्लिक गुड्स कहते हैं, जैसे सड़कें, पार्क, राष्ट्रीय सुरक्षा। सही बात है। और साथ ही सरकार एक रेगुलेटर के तौर पर भी काम करती है, नियम बनाती है, टैक्स लगाती है और कंपटीशन बनाए रखती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम फिक्स नहीं है, इसे समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में हर आर्थिक सिस्टम को उन 3 बुनियादी सवालों का जवाब देना होता है जिनसे हमने बात शुरू की थी। क्या उत्पादन करना है? हाँ। कैसे उत्पादन करना है? और किसके लिए उत्पादन करना है? करेक्ट। What, how and for whom to produce। नॉन मार्केट सिस्टम में तो इन सब का जवाब सरकार देती थी। हाँ। लेकिन आज की दुनिया में जहां ज्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसका जवाब कौन देता है? आज की दुनिया में इसका जवाब बाजार देता है। बाजार?
हाँ, प्रोड्यूसर वो चीजें बनाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा हो। मतलब क्या? उसे सबसे सस्ते तरीके से बनाते हैं। मतलब कैसे? और उन लोगों के लिए बनाते हैं जो उसे खरीद सकते हैं। किसके लिए? बिल्कुल, लेकिन सरकार इस पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पर चर्चा करेंगे। हाँ, मतलब किसी भी इकोनॉमी में जो सामान और सर्विसेज बन रही हैं, वो आखिर लोगों तक पहुंचती कैसे हैं? ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है, क्योंकि इसी पर टिका है कि समाज कैसा होगा। बिल्कुल। तो हमारे सोर्सेज इस कैसे के मतलब 3 मुख्य मॉडल बताते हैं। हाँ, 3। पहला तो है प्योर कैपिटलिस्ट तरीका। इसे आप एक बड़े मॉल की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। हर दुकान पर सामान रखा है, उस पर एक प्राइस टैग लगा है, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद ले। मतलब आपकी परचेजिंग पावर ही आपका टिकट है। एग्जैक्टली, यहाँ सब कुछ बाजार यानी डिमांड और सप्लाई तय करता है। ठीक है, और दूसरा मॉडल इसका ठीक उल्टा है, स्टेट इकोनॉमी। एकदम उल्टा। यहाँ सरकार ही सब कुछ है। सरकार तय करती है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसे मिलेगा, और ज्यादातर मामलों में ये मुफ्त होता है। हाँ, जैसे पुराने सोवियत यूनियन में होता था, या सरकारी स्कूल में मिलने वाली मिड डे मील। सही उदाहरण है। सही उदाहरण है। वहाँ बच्चे की खरीदने की क्षमता नहीं देखी जाती, पर असल दुनिया इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं बसती है, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। एक तरह का हाइब्रिड, जहां मार्केट भी है और सरकार भी, जैसे हमारे देश में है। बिल्कुल, आपको एम्स भी मिलेगा और फोर्टिस भी। हाँ। कुछ जरूरी चीजें जैसे राशन सरकार देखती है, और बाकी चीजों के लिए खुला बाजार है। तो एक तरह से दुनिया के ज्यादातर देशों में इस मिक्स्ड इकोनॉमी पर एक आम सहमति, एक कंसेंसस बन गया था। लेकिन 1980 के दशक तक आते आते इस कंसेंसस पर सवाल उठने लगे, और यहीं से एक बहुत पावरफुल आइडिया का जन्म हुआ। द वॉशिंगटन कंसेंसस। हाँ, द वॉशिंगटन कंसेंसस। नाम सुनकर लगता है कि वॉशिंगटन में कोई बड़ी मीटिंग हुई होगी। हाँ, लगता तो यही है, पर दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई ट्रीटी या समझौता नहीं था। तो फिर ये था क्या? हाँ, वॉशिंगटन कंसेंसस असल में 10 इकोनॉमिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस का एक सेट था। अच्छा, बस एक लिस्ट। बेसिकली हाँ, और इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इसे सुझाने वाले तीनों बड़े इंस्टीट्यूशंस IMF, वर्ल्ड बैंक और US ट्रेजरी डिपार्टमेंट वॉशिंगटन DC में ही बेस्ड है। ओके, और इस टर्म को कॉइन किसने किया? एक इकोनॉमिस्ट थे, जॉन विलियमसन, 1989 में। तो ये एक तरह का डॉक्टर का पर्चा था, खासतौर पर उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो आर्थिक संकट से गुजर रही थी। बिल्कुल यही, कि अगर आपकी इकोनॉमी बीमार है तो ये 10 दवाइयां खा लीजिए, ठीक हो जाएगी। तो क्या थी ये 10 दवाइयां? पहला पॉइंट तो सोर्सेज बताते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। हाँ, और इन 10 पॉइंट्स को हम 3 बड़े आइडियाज में बांट सकते हैं। पहला आइडिया था, सरकार पहले अपना घर ठीक करो। अपना घर ठीक करो मतलब सरकार अपने खर्चे कम करे। फिस्कल डिसिप्लिन का सीधा मतलब है आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया मत करो। बजट घाटे को काबू में रखो। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा था, सरकार अपने खर्च की दिशा बदले। पैसा लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियों को बचाने में नहीं, बल्कि प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी चीजों पर लगाओ। एग्जैक्टली, ये सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। ये तो सुनने में काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन इसी में एक और पॉइंट था टैक्स रिफॉर्म का। टैक्स रेट कम करो और टैक्स का दायरा बढ़ाओ। अब ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। टैक्स रेट कम करके कमाई कैसे बढ़ सकती है? इसके पीछे सोच ये थी कि अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा होगा, मान लीजिए 70-80%, तो लोग टैक्स चोरी करेंगे या फिर ज्यादा कमाने की कोशिश ही छोड़ देंगे। सही बात है। लेकिन अगर टैक्स रेट 20-30% हो तो ज्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स देंगे, और दायरा बढ़ाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। ओके, तो ये था पहला आइडिया, सरकार अपने फाइनेंसेस को डिसिप्लिन करें। अब दूसरे बड़े आइडिया पर आते हैं। दूसरा बड़ा आइडिया था बाजार को आजाद कर दो, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। हाँ, इसमें वो सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, यानी ब्याज दरें सरकार नहीं मार्केट तय करे। कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट, मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को कंपेटिटिव रखो ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें। और इसी में सबसे बड़ा पॉइंट था ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी बाहरी व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल दो, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करो। और इसी ने भारत जैसे देशों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, ये एक सोशल रेवोल्यूशन जैसा था। बिल्कुल। 1991 से पहले भारत में क्या था? एक एम्बेसडर कार,
एक HMT घड़ी, एक BSNL फोन। जिसके लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। हाँ। और 1991 के बाद जब ये दरवाजे खुले तो अचानक से बाजार में ऑप्शंस की बाढ़ आ गई। मारुति, हुंडई से लेकर सोनी और सैमसंग तक सब आ गए। ये इसी ट्रेड लिबरलाइजेशन का नतीजा था और इसी से जुड़ा था अगला पॉइंट, विदेशी निवेश यानी FDI के लिए रास्ते आसान करना। ठीक है, तो पहला आइडिया था सरकार का सुधार, दूसरा था बाजार को खोलना, और तीसरा और आखिरी आइडिया था कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। अच्छा। इसमें 2 बड़े पॉइंट्स थे, प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन। प्राइवेटाइजेशन तो साफ है, सरकारी कंपनियों को बेचकर निजी हाथों में दे दो, जो घाटे में चल रही हैं खासकर। हाँ। और डीरेगुलेशन, ये तो आज भी हम सुनते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से। वही है ये, मतलब बिजनेस करने के रास्ते में जो लाल फीताशाही है, लाइसेंस राज है, उसे खत्म करो। बिजनेस शुरू करना और बंद करना आसान हो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा आखिरी पॉइंट था सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स का, कि कोई भी निवेशक पैसा तभी लगाएगा जब उसे भरोसा हो कि उसकी संपत्ति सुरक्षित है। तो अगर इन तीनों आइडियाज को जोड़कर देखें, सरकार खुद को सुधारे, बाजार को खोल दे और बिजनेस से बाहर निकल जाए, तो ये एक बहुत ही क्लियर फ्री मार्केट वाली विचारधारा दिखती है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। समय के साथ ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस शब्द है, ये अपने मूल मतलब से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। मतलब ये न्यू लिबरलिज्म, मार्केट फंडामेंटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से पोस्टर बॉय बन गया। एक ऐसी विचारधारा जो मानती है कि हर समस्या का समाधान बाजार के पास है। सरकार को हर चीज से हाथ खींच लेना चाहिए। एग्जैक्टली। जॉर्ज सोरोस जैसे इसके बड़े आलोचकों ने इसे एक एक्सट्रीम एंड डॉगमैटिक कमिटमेंट कहा, मतलब एक कट्टर सोच। लेकिन जॉन विलियमसन, जिन्होंने ये टर्म बनाया था, उनका क्या कहना था? वो खुद इस बात से बहुत परेशान थे। उनका कहना था कि मैंने तो बस उस वक्त लैटिन अमेरिका के कुछ देशों के लिए एक प्रैक्टिकल पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन दी थी। ये कोई यूनिवर्सल वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये कोई कट्टरपंथी न्यू लिबरल एजेंडा नहीं था। लेकिन असल में तो यही हुआ। एक जो नुस्खा कुछ खास बीमारियों के लिए बना था, उसे हर मर्ज की एक दवा बनाकर बेचा जाने लगा। भारत के केस में भी तो यही हुआ था 1991 में। बिल्कुल। 1991 में जब भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से गुजर रहा था, तब हम मदद के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गए। और उन्होंने मदद के बदले में इन्हीं सुधारों को लागू करने की शर्त रखी। हाँ, तो हमारी मजबूरी भी थी और शायद उस वक्त की जरूरत भी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी LPG की जो लहर आई, वो इसी वॉशिंगटन कंसेंसस की सोच का नतीजा थी। और करीब 1 दशक तक तो ये मॉडल काफी सफल भी माना गया। लेकिन फिर साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे। हाँ, 2000 का दशक आते आते इस मॉडल पर से दुनिया का भरोसा डगमगाने लगा। इसके 2 बड़े झटके लगे। कौन से? पहला, 1997-98 का साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस। थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जैसी एशियन टाइगर्स कही जाने वाली इकोनॉमीज अचानक ढह गईं। और दूसरा और सबसे बड़ा झटका था 2007-08 का US सब प्राइम क्राइसिस, और उसके बाद आया ग्रेट रिसेशन। जब दुनिया ने देखा कि जिस अमेरिका से फ्री मार्केट का मॉडल आया है, वो खुद ही कितने बड़े संकट में फंस गया है। तब ये सवाल जोर शोर से उठने लगा कि क्या ये मॉडल वाकई इतना फूल प्रूफ है? और जाहिर है, जब एक विचार पर सवाल उठते हैं तो एक नए विचार का जन्म होता है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद क्या आया? इसके जवाब में जो नई सोच उभरी उसे कहा गया द पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस। अच्छा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पुरानी सोच पर एक पुनर्विचार था। इसके 3 मुख्य पिलर्स थे। पहला, अ स्टेट मार्केट बैलेंस, संतुलन। हाँ, ना तो सरकार को सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए और ना ही सब कुछ बाजार पर छोड़ देना चाहिए। सरकार एक रेफरी की तरह नजर रखे और जरूरत पड़ने पर दखल दे। ये तो वापस मिक्स्ड इकोनॉमी वाले आइडिया की तरह लगता है। लेकिन शायद एक नए रूप में। दूसरा पिलर क्या था? दूसरा पिलर शायद आज के समय में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। सक्सेस शुड नॉट बी मेजर्ड ओनली बाय GDP। यानी देश की तरक्की सिर्फ इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि GDP कितनी तेजी से बढ़ रही है। एग्जैक्टली। लेकिन GDP के अलावा फिर और क्या पैमाना हो सकता है? खुशी या सस्टेनेबिलिटी को मापना कितना प्रैक्टिकल है? ये बहुत वैलिड सवाल है और पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस के समर्थक जैसे नोबेल प्राइज विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्स इसी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि GDP के साथ साथ ये भी देखो कि विकास समावेशी, इंक्लूसिव है या नहीं, क्या उसका फायदा सब तक पहुंच रहा है, या सारी दौलत सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के पास जमा हो रही है। बिल्कुल।
असमानता घट रही है या बढ़ रही है? क्या ये विकास एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की कीमत पर तो नहीं हो रहा? इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे नए पैमाने बनाए गए। सही बात है। विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं बल्कि बेहतर जीवन होना चाहिए। और तीसरा पिलर इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है कि विकास के लिए एक ज्यादा समग्र, एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। तो अगर हम आज की इस दुनिया को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम पूरी तरह पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस के दौर में जी रहे हैं? आज की तस्वीर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में फिर से रोल ऑफ द स्टेट यानी सरकार की भूमिका बढ़ रही है, जिसे डेवलपमेंट स्टेट का नाम दिया जा रहा है। हाँ, और इसकी वजह हाल की कुछ बड़ी घटनाएं हैं। कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें दिखाया कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स कितनी नाजुक होती हैं। सही बात है। एक वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया और जरूरी दवाइयों से लेकर मोबाइल फोन की चिप्स तक की कमी हो गई। और फिर रशिया यूक्रेन युद्ध। हाँ, उसने दिखाया कि कैसे लड़ाई कहीं और होती है और खाने के तेल के दाम आपके किचन में भर जाते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव से भी वही हो रहा है। एग्जैक्टली। इन सभी संकटों ने वॉशिंगटन कंसेंसस के सरकार पीछे हटे वाले विचार को लगभग खत्म कर दिया है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे इकोनॉमिक पॉलिसी के केंद्र में आ गए हैं। तो एक तरह से ये पेंडुलम एक एक्सट्रीम से, जहां बाजारी सब कुछ था, अब दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जहां सरकार और राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है कि विकास का सही रास्ता क्या है। बिल्कुल, और शायद इसका कोई एक जवाब है भी नहीं जो हर देश और हर समय के लिए सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बीजिंग कंसेंसस पर चर्चा करेंगे। वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद ये एक और मॉडल है जिसके बारे में काफी बात होती है, खासकर डेवलपिंग देशों के लिए। एक तरह से ये उस खुली बाजार वाली सोच का आप कह सकते हैं एक जवाब था। बिल्कुल, इसे चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये वो नीतियां हैं जो चीन ने 1976 के बाद, मतलब माओ जेडोंग के निधन के बाद और डेंग शॉपिंग के नेतृत्व में अपनाई। इसकी जो शुरुआत है वो मिड 1980 से जोड़कर देखी जाती है, जब चीन की अर्थव्यवस्था ने वो जो रॉकेट वाली रफ्तार पकड़नी शुरू की थी ना, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और इसे वॉशिंगटन कंसेंसस के एक विकल्प, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा गया, जहां वॉशिंगटन कंसेंसस कह रहा था कि भाई बाजार को खुला छोड़ दो, सरकार पीछे हटे। वहीं ये कुछ और ही कहानी कहता है। तो चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। इसके मूल सिद्धांत क्या है? व्हाट मेक्स इट टिक? देखिए, अगर वॉशिंगटन कंसेंसस का मंत्र था बाजार पर भरोसा करो, तो बीजिंग कंसेंसस का मंत्र था अपने हालात पर भरोसा करो। यानी किसी बाहरी किताब पर नहीं, बल्कि अपने देश में लगातार प्रयोग करके, धीरे धीरे सुधार करके और अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़कर अपना रास्ता खुद बनाओ। सोर्स के मुताबिक मोटे तौर पर इसे 3 स्तंभों या पिलर्स पर आधारित माना जाता है। पहला और सबसे जरूरी है लगातार प्रयोग और नवाचार, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। मतलब कोई एक फिक्स्ड किताब नहीं है कि बस ये 10 नियम फॉलो करो और देश अमीर बन जाएगा। कोई 10 कमांडमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी चीज नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाला सिद्धांत है। इसका मतलब है कि नीतियां पत्थर की लकीर नहीं है। चीन का अप्रोच ये रहा है कि वो बड़े बदलाव करने से पहले छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। किसी एक शहर या प्रांत में एक नई पॉलिसी लागू की, देखा कि जमीनी हकीकत पर क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, उसके फायदे नुकसान क्या है, और फिर जो सफल होता है उसे धीरे धीरे बड़े पैमाने पर लागू करते हैं। ये एक तरह से नेशनल लेवल पर R&D जैसा है, पॉलिसी मेकिंग एज अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ये तो अपने यहाँ जैसा हो गया, जहां हर राज्य अपनी अपनी स्कीम चलाकर देखता है। जैसे कोई राज्य लाडली बहना जैसी स्कीम लाता है तो दूसरा राज्य उसे स्टडी करके अपने हिसाब से कुछ नया लॉन्च कर देता है। या फिर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आया तो दूसरे राज्यों ने भी उसे अपनाने की सोची। एक तरह का पॉलिसी लेवल पर जुगाड़ ही है, लेकिन चीन ने इससे बहुत बड़े पैमाने पर और ज्यादा संगठित तरीके से किया। आप कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ नकल नहीं है। चीन का मॉडल इस बात पर जोर देता है कि आप अपनी स्थानीय जरूरतों को समझें। जो चीज शंघाई में काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वो किसी ग्रामीण इलाके में भी काम करे। दूसरा पिलर इसी से जुड़ा है, शांतिपूर्ण वितरणात्मक विकास और क्रमिक सुधार, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ विद ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। इसमें कई बातें छिपी हैं। शांतिपूर्ण मतलब देश में स्थिरता बनी रहे, सोशल स्टेबिलिटी इज पैरामाउंट। वितरणात्मक या डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचे।
इनइक्वालिटी को कंट्रोल में रखना एक बड़ा लक्ष्य है। और क्रमिक सुधार मतलब शॉक थेरेपी ने, जैसे 1991 में भारत में एक साथ कई बड़े बदलाव हुए थे, या सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस में हुआ था, वैसा नहीं। लेकिन ये जो ग्रेजुअल रिफॉर्म की बात है, क्या ये उन देशों के लिए एक बहाना नहीं बन जाता जो जरूरी कड़े फैसले लेने से डरते हैं? कभी कभी अर्थव्यवस्था को एक बड़े झटके की जरूरत होती है, जैसा शायद 1991 में भारत में हुआ। ये एक बहुत ही वैध सवाल है और इस पर बहस होती है। शॉक थेरेपी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि अगर आप धीरे धीरे सुधार करेंगे तो जो पुरानी व्यवस्था के ताकतवर लोग हैं वो बदलाव को होने ही नहीं देंगे, वो रोड़े अटकाएंगे। जबकि क्रमिक सुधार के समर्थक कहते हैं कि शॉक थेरेपी से समाज में बहुत उथल-पुथल मच जाती है, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं और सामाजिक ताना बाना टूट सकता है, जैसा रूस में हुआ। चीन ने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला। पहले कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जैसे शिनजेन। वहां विदेशी निवेश को आने दिया, देखा कि क्या असर होता है, और फिर उस सफलता को देखकर धीरे धीरे बाकी हिस्सों में उसे लागू किया। ये वैसा ही है जैसे कोई पुरानी आदत धीरे धीरे छोड़ता है, ना कि एक ही दिन में। और तीसरा पिलर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आत्मनिर्णय। तीसरा है आत्मनिर्णय और चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाना। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ सिलेक्टिव फॉरेन आइडियाज। इसका मतलब है कि देश अपनी विकास की राह खुद तय करेगा। वो IMF या वर्ल्ड बैंक के कहने पर आंख बंद करके नीतियां नहीं अपनाएगा। अपनी सॉवरेनिटी और पॉलिसी स्पेस को बचा कर रखेगा। वो अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया से कट जाओ, एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाओ, जैसा भारत 1991 से पहले कुछ हद तक था। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा है। विदेशी विचारों, टेक्नोलॉजी और निवेश का स्वागत है, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम तय करेंगे कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए और कैसे चाहिए। चीन ने दुनिया भर से टेक्नोलॉजी ली, विदेशी कंपनियों को अपनी यहाँ फैक्ट्री लगाने दी, लेकिन साथ में ये शर्त भी रखी कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हमारे इंजीनियर्स को सिखाएं। जैसे आज भारत विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को काम करने देता है, लेकिन चाहता है कि वो भारत के कानूनों का पालन करें, डेटा यहीं स्टोर करें। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक अच्छा उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें तो ये मॉडल प्रैक्टिकल है, धैर्यवान है और राष्ट्रवादी है। ये मॉडल सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है, और जैसा कि सोर्स बताता है, 2008 की मंदी के बाद इस पर दुनिया का ध्यान गया। जब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही थीं और चीन तरक्की कर रहा था, सब लोग कह रहे थे देखो अमेरिका और यूरोप का मॉडल फेल हो गया, असली रास्ता तो चीन के पास है। हाँ, तब कई विकासशील देशों को लगा कि शायद यही सही रास्ता है। उस समय ये एक बहुत पावरफुल नैरेटिव था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल भी उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मॉडल को आंख बंद करके कॉपी करने से बचना चाहिए। उनका कहना था कि जो चीन के लिए काम कर गया वो जरूरी नहीं कि किसी और देश के लिए भी काम करे। क्यों? ऐसा क्यों? अगर कोई फॉर्मूला सफल है तो वो कहीं भी सफल होना चाहिए ना? क्योंकि चीन की अपनी खास परिस्थितियां थीं, जिसे सोर्स में हेट्रोजेनिटी ऑफ चाइनीज परफॉर्मेंस कहा गया है। वहां की राजनीतिक व्यवस्था एक पार्टी शासन है जो जल्दी और कड़े फैसले ले सकती है बिना किसी चुनावी दबाव के। वहां की सरकार का समाज पर कंट्रोल बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात उनका स्केल, उनकी आबादी, ये सब मिलकर एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये वैसा ही है जैसे क्लास का टॉपर अगर दिन में 18 घंटे पढ़कर टॉप करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा 18 घंटे पढ़कर टॉपर बन जाएगा। हर किसी की क्षमता, पारिवारिक माहौल और हालात अलग-अलग होते हैं। सही बात है। और सोर्स ये भी कहता है कि 2010 के बाद इस मॉडल में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी। जो क्रेज 2008 के बाद बना था वो फीका पड़ने लगा। जी, इसकी एक वजह तो ये थी कि चीन की अपनी विकास दर धीमी पड़ने लगी। जब रोल मॉडल ही लड़खड़ाने लगे तो फॉलोअर्स का भरोसा भी कम होता है। दूसरी वजह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बढ़ता संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म था। जब दुनिया एक दूसरे से कटने लगी, ट्रेड वॉर्स होने लगे, तो किसी एक देश के एक्सपोर्ट लेड मॉडल को पूरी तरह अपनाने का विचार भी कमजोर पड़ गया। यहाँ सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाया गया है कि जब 2008 की मंदी के बाद कुछ लोगों ने कहा कि बाजार की मौत हो गई है, डेथ ऑफ मार्केट हो गया है और स्टेट लेड ग्रोथ ही भविष्य है, तो वे एक बहुत बड़ी बात भूल गए। और वो ये कि चीन का ये शानदार विकास उस दौर में हुआ जब वैश्विक बाजार
अ ग्लोबल मार्केट अपने चरम पर था। 1980 से लेकर 2008 तक का दौर हाइपर ग्लोबलाइजेशन का था। चीन ने उसी ग्लोबल मार्केट सिस्टम का फायदा उठाया, अमेरिका और यूरोप को अपना सामान बेचकर खुद को मजबूत किया, और अब वो उसी सिस्टम का एक विकल्प पेश कर रहा है। ये तो वैसी बात हुई कि कोई अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर सामान बेच कर इतना बड़ा हो जाए कि अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट खोल ले और अमेज़न को टक्कर देने लगे। उसने सिस्टम का इस्तेमाल किया बड़ा बनने के लिए, और फिर वो सिस्टम को ही चैलेंज करने लगा। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प परत है। अमेरिकन के प्लेटफॉर्म पर कोई भी बेच सकता है, लेकिन चीन ने ग्लोबल मार्केट में अपनी शर्तों पर एंट्री ली। उन्होंने सिर्फ बेचा नहीं, बल्कि सीखते भी गए और टेक्नोलॉजी भी हासिल की। वो दुनिया के लिए फैक्ट्री बने, लेकिन साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी क्लासरूम भी। ये सिर्फ सामान बेचने से ज्यादा गहरा खेल था। ये कमाल की बात है। तो हमारे पास दो छोर हो गए, एक तरफ पूरी तरह से बाजार पर निर्भर वॉशिंगटन मॉडल, और दूसरी तरफ सरकार नियंत्रित बीजिंग मॉडल। क्या इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता भी सुझाया गया था, जो बाजार और सरकार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता हो? बिल्कुल, और यहाँ पर सैंटियागो कंसेंसस की एंट्री होती है। ये उतना मशहूर नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा रहा है। इसे वर्ल्ड बैंक के तत्कालीन प्रेसिडेंट जेम्स डी वॉल्फिन्सन ने सैंटियागो, चिली में 1998 में पेश किया था। इसका मुख्य विचार था समावेशन, इंक्लूजन। इसमें और बीजिंग कंसेंसस में क्या समानताएं और अंतर थे? क्योंकि बीजिंग मॉडल भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ की बात कर रहा था। और ईमानदारी से कहूं तो क्या ये समावेशी विकास और ज्ञान वाली बात सिर्फ एक अच्छी लगने वाली थियरी नहीं थी? क्या जमीन पर इसका वॉशिंगटन या बीजिंग मॉडल जैसा कोई ठोस असर देखा, या ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक की एक अकादमिक कोशिश बनकर रही? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बीजिंग कंसेंसस की तरह इसमें भी सोशल ओवरटोन्स थे, यानी समाज के हर तबके तक विकास पहुंचाने पर जोर था। ये एक बड़ी समानता थी, लेकिन एक बड़ा फर्क था। बीजिंग मॉडल में कैसे का जवाब ताकतवर सरकार थी, जबकि सैंटियागो कंसेंसस का जवाब था सूचना, इंफॉर्मेशन, खुलापन, ओपननेस और साझेदारी, पार्टनरशिप। इसका मानना था कि विकास सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी में सुधार लाना है। और ये तभी हो सकता है जब लोगों के पास जानकारी हो, सरकारें पारदर्शी हो और नागरिक समाज की भागीदारी हो। मतलब टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल करना, लेकिन एक सामाजिक मकसद के लिए। हाँ, विचार ये था कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम दुनिया भर की सबसे अच्छी नीतियों, मतलब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं और ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। ये सिर्फ पैसे या सामान का ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बल्कि नॉलेज का ग्लोबलाइजेशन था। इसी मकसद से वर्ल्ड बैंक ने अपने अंदर एक नॉलेज बैंक बनाने का काम भी शुरू किया। उनका लक्ष्य था कि अगर किसी देश ने गरीबी मिटाने या शिक्षा सुधारने का कोई सफल तरीका खोजा है, तो उस ज्ञान को दूसरे देशों तक पहुंचाया जाए। ये विकास को एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहा था, न कि कम्पिटिटिव रेस के तौर पर। और इसका भारत पर भी असर पड़ा, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं रही। जी, इस विचार ने भारत सरकार को भी समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास यानी इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। सोर्स के अनुसार भारत में 2002 के बाद जो तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार, थर्ड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए गए, उनका एक बड़ा मकसद यही था कि सुधारों का फल समावेशी तरीके से सब तक पहुंचे। 1991 के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को तो खोल दिया, लेकिन ये महसूस किया गया कि उसका फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा है। मतलब जैसे मनरेगा, MGNREGA या शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जैसी योजनाएं, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब इसी सोच का नतीजा है कि आर्थिक विकास का लाभ सिर्फ आंकड़ों में न दिखे, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में भी नजर आए। ये सुनिश्चित करना कि विकास की गाड़ी में कोई पीछे न छूट जाए। बल्कि मुझे लगता है सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट 2005 वो सैंटियागो कंसेंसस की सूचना और खुलेपन वाली बात का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में। बिल्कुल, RTI ने आम नागरिक को ताकत दी कि वो सरकार से सवाल पूछ सके। ये सीधे सीधे उस पारदर्शिता और साझेदारी की भावना से जुड़ता है जिसकी बात सैंटियागो कंसेंसस करता है। तो अगर हम तीनों को एक लाइन में समझे तो वॉशिंगटन कंसेंसस का हीरो मार्केट था, बीजिंग कंसेंसस का हीरो स्टेट यानी सरकार थी, और सैंटियागो कंसेंसस ने नागरिक, समाज और ज्ञान को हीरो बनाया। उसने कहा
कि विकास ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, उसे नीचे से लोगों की भागीदारी से बनाना होगा। तो वॉशिंगटन कंसेंसस के कट्टर बाजारवाद के जवाब में बीजिंग कंसेंसस ने एक राज्य नियंत्रित क्रमिक मॉडल पेश किया और सैंटियागो कंसेंसस ने समावेशन और ज्ञान साझा करने पर जोर दिया। तीनों ही अपने अपने तरीके से विकास की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सभी मॉडल यही दिखाते हैं कि विकास का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं है। हर देश अपनी ज़रूरतों, अपनी संस्कृति और अपने हालात के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है। शायद सबसे अच्छा रास्ता इन तीनों का एक मिश्रण हो। बाजार की एफिशिएंसी, सरकार की दिशा देने की क्षमता और समाज की भागीदारी, शायद इन तीनों के सही संतुलन में ही जवाब छिपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ग्रोथ प्रमोशन के एक टूल के रूप में कैपिटलिज्म पर चर्चा करेंगे। वैसे ये थोड़ा अजीब नहीं है? कैपिटलिज्म की कहानी किसी फिल्म की तरह है जिसमें एक ही एक्टर कभी हीरो बनता है जो देश की इकोनॉमी को आसमान पर ले जाता है, तो कभी वही इकोनॉमी का सबसे बड़ा विलन बन जाता है जो लाखों लोगों को सड़क पर ले आता है। बिल्कुल। और ये जो विलन वाली इमेज है, इसका सबसे बड़ा और पहला उदाहरण हमारे सोर्स में भी दिया है, 1929 की ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, हाँ। सोचिए, एक ऐसा दौर जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। ये अमेरिका से शुरू हुआ था, राइट? स्टॉक मार्केट क्रैश। हाँ, ये अमेरिका के स्टॉक मार्केट क्रैश से शुरू हुआ और फिर एक सुनामी की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। यूरोप से लेकर एशिया तक हर कोई इसकी चपेट में आ गया था। तो मतलब सबसे बड़ा सबक ये था कि बाजार अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, उसमें इंसानी डर और लालच का भी असर होता है। और जब डर हावी हो जाए तो उसे संभालने के लिए एक बाहरी ताकत यानी सरकार की जरूरत पड़ती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 1929 की घटना ने दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों को भी हिलाकर रख दिया था। उस वक्त तक यही माना जाता था कि मार्केट इनविजिबल हैंड से खुद को ठीक कर लेता है। हाँ, क्लासिक इकोनॉमिक्स की थ्योरी। बिल्कुल। लेकिन जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, कंपनियों पर ताले लगने लगे, फैक्ट्रियां बंद हुईं और करोड़ों नौकरियां चली गई, तो समझ आया कि ये इनविजिबल हैंड कभी-कभी लड़खड़ा भी सकता है। और लोगों की तो जीवन भर की बचत डूब गई होगी। सब कुछ, बैंक फेल हो गए। इसने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया, क्या ये फ्री मार्केट वाला यानी बिना किसी नियम कानून या सरकारी कंट्रोल वाला पूंजीवाद सच में काम करता है या ये एक टाइम बॉम्ब है? तो इस ग्लोबल फेलियर के बाद दुनिया ने क्या सबक सीखा? जाहिर है देशों ने कुछ तो अलग किया होगा। हाँ, यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी। सरकारों को और दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को ये समझ आया कि मार्केट को पूरी तरह से खुला नहीं छोड़ा जा सकता। उसे पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ देना खतरनाक है। थोड़ा सरकारी कंट्रोल और दखलंदाजी जरूरी है। और भारत इसका एक क्लासिक उदाहरण है ना? आज़ादी के बाद हमारे यहाँ IITs, IIMs, बड़े-बड़े डैम्स, ये सब सरकारी पहल थी, लेकिन साथ ही टाटा और बिरला जैसे प्राइवेट ग्रुप्स भी फल फूल रहे थे। बिल्कुल, यही मिक्स्ड इकोनॉमी का सार है। एक ऐसा मॉडल जहां प्राइवेट कंपनियां भी काम करें, अपना प्रॉफिट कमाएं, इनोवेशन करें, लेकिन सरकार भी एक बड़ी भूमिका निभाए। हाँ, सरकार ये सुनिश्चित करे कि बेसिक चीजें जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सबकी पहुंच में हो। साथ ही जरूरी सेक्टर्स जैसे डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर सरकार का कंट्रोल रहे ताकि देश की सुरक्षा और विकास सही दिशा में हो। बिल्कुल। तो ऐसा लगा कि दुनिया ने सबक सीख लिया है। सरकार और बाजार के बीच एक समझौता हो गया था। लेकिन ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाला आइडिया हमेशा नहीं चला है ना? मुझे याद है 90s के दशक में भारत में अचानक से विदेशी ब्रांड्स की बाढ़ आ गई थी। कोक, पेप्सी से लेकर गाड़ियों के नए-नए मॉडल्स, हाँ, वो सब दिखने लगे थे। वो बदलाव इसी कहानी का अगला चैप्टर था। हाँ, 80 के दशक में हवा का रुख बदला। एक नई सोच ने जन्म लिया जो कह रही थी कि सरकार का बिजनेस करना नहीं बल्कि बिजनेस के रास्ते से हटना है। अच्छा। और यहीं से शुरू हुई कैपिटलिज्म के पार्ट 2 की कहानी, जिसका पोस्टर बॉय था वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस, ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म के मिशन जैसा लगता है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये असल में कोई ऑफिशियल संधि नहीं थी, बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रमोट की गई पॉलिसीज का एक सेट था। ओके। इसका एक ही मूल मंत्र था, LPG। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये शब्द तो हमने स्कूल की किताबों में रटे हैं, लेकिन असल में इसका मतलब क्या था देशों के लिए?
इसका मतलब था बाजार खोलो, सरकारी दखल कम करो, जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं या जिन्हें प्राइवेट सेक्टर बेहतर चला सकता है उन्हें बेचो, प्राइवेटाइज कर दो। हाँ, विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने दो, अपने देश की कंपनियों को बाहर जाने दो। 1991 में भारत में जो बड़े आर्थिक सुधार हुए वे काफी हद तक इसी सोच से प्रभावित थे। हाँ, उस वक्त हमारी इकोनॉमी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। बिल्कुल, और हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा था जिसकी शर्तों में ये सुधार शामिल थे। और फिर इस ग्लोबल गेम को खेलने के लिए एक रेफरी भी आया, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपने सही पकड़ा। 1995 में WTO ने ग्लोबलाइजेशन को एक तरह से ऑफिशियल, एक कानूनी ढांचा दे दिया। इसने देशों के बीच व्यापार के नियम बनाए, उन्हें आसान किया। मतलब टैरिफ वगैरह कम किए? हाँ, बहुत ज्यादा टैक्स या टैरिफ लगते थे, बहुत सारे नियम कानून होते थे। WTO ने इन चीजों को कम किया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई। कैपिटलिज्म अब सिर्फ एक देश की बात नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल सिस्टम बन चुका था। तो मतलब कैपिटलिज्म का ये सीक्वल कुछ समय के लिए तो ब्लॉकबस्टर रहा, दुनिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी, लेकिन हर अच्छी फिल्म की तरह इसमें भी एक इंटरवल के बाद का ट्विस्ट आया। 2007 का ग्रेट रिसेशन। क्या ये कैपिटलिज्म के पार्ट 2 का फ्लॉप होना था? ये एक और चेतावनी थी, एक बहुत बड़ी चेतावनी। 2007 का संकट अमेरिका के सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस से शुरू हुआ था। सब प्राइम मॉर्गेज? हाँ, इसे अत्यधिक पूंजीवादी झुकाव या नियो लिबरल पॉलिसीज का नतीजा माना जाता है। आसान भाषा में समझे तो बैंकों ने लालच में आकर बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को भी होम लोन दे दिए जिनकी चुकाने की हैसियत नहीं थी। उन्हें सब प्राइम बोरोवर्स कहा गया। मतलब ये कुछ ऐसा था कि जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है उसे 50 लाख का लोन दे दिया, ये सोचकर कि प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ते ही रहेंगे। कुछ ऐसा ही समझिए। और सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि बैंकों ने इन हजारों खराब लोन्स को एक साथ पैक करके एक नया फैंसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना दिया और दुनिया भर के निवेशकों को बेच दिया। ओह! उनकी नज़र में रिस्क बन चुका था, लेकिन असल में वो एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब था जो पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में फैला दिया गया था। और फिर वो बॉम्ब फटा। हाँ, जब लोगों ने लोन चुकाना बंद कर दिया तो ये पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और क्योंकि सब कुछ ग्लोबलाइज था, तो जब अमेरिका को छींक आई, पूरी दुनिया को जुकाम हो गया। बिल्कुल, एक एक करके अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे लेमन ब्रदर्स गिरने लगे। लेमन ब्रदर्स, हाँ मुझे याद है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का पूरा बैंकिंग सिस्टम कुछ ही हफ्तों में गिरने की कगार पर आ गया था। उस वक्त जो डर का माहौल था वो 1929 के बाद किसी ने नहीं देखा था। बाप रे! इसने एक बार फिर कैपिटलिज्म के टिकाऊपन पर, उसके अनरेगुलेटेड रूप पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तो दुनिया ने 2 बार कैपिटलिज्म के विनाशकारी प्रभाव देखे, एक 1929 में और फिर 2007 में, 2 बड़े क्रैश। तो अब क्या हमने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया है या कोई नया रास्ता निकाला है? यहीं पर आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समझ निकल कर आती है। यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि दुनिया ने कैपिटलिज्म को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे देखने का नजरिया बदल दिया है। अच्छा? अब एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स कैपिटलिज्म को एक आर्थिक सिस्टम की तरह कम और ग्रोथ के लिए एक टूल या औजार की तरह ज्यादा देखते हैं। एक टूल मतलब ये एक तेज चाकू की तरह है। आप उससे पूरा घर नहीं बना सकते या उसे बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते। बिल्कुल। लेकिन किचन में सब्जी काटने के लिए वो बेस्ट है। क्या यही आइडिया है? बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसी चाकू को चलाने के लिए सरकार को एक मजबूत हाथ की जरूरत होती है, ताकि वो सिर्फ सब्जी काटे, किसी का नुकसान ना करे। और वेलफेयर स्कीम्स वही मजबूत हाथ हैं। एग्जैक्टली। आज दुनिया भर के देश, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, मिक्स्ड इकोनॉमी के ढांचे के अंदर ही काम कर रहे हैं। कोई भी देश पूरी तरह से कैपिटलिस्ट या पूरी तरह से सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन इस मिक्स्ड ढांचे के भीतर वे एक डबल पॉलिसी अप्रोच अपना रहे हैं। डबल पॉलिसी अप्रोच, ये तो दिलचस्प है। मतलब एक ही समय पर गाड़ी का एक्सेलरेटर भी दबाना है और ब्रेक पर भी पैर रखना है। ये होता कैसे असल में? इसका मतलब है कि एक ही समय में 2 तरह की पॉलिसीज पर काम करना। एक तरफ ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कैपिटलिस्टिक यानी प्रो बिजनेस पॉलिसीज हैं, जैसे कंपनियों के लिए टैक्स में छूट देना,
नया बिजनेस शुरू करने के लिए नियम आसान करना, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना। इसका मकसद है देश में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण यानी इफेक्टिव वेलफेयर के लिए भी पॉलिसीज हैं, ताकि जो भी आर्थिक ग्रोथ हो उसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के सबसे गरीब तबके तक भी पहुंचे। हाँ। चलिए इसे भारत के संदर्भ में देखते हैं। सोर्स में 2015-16 के यूनियन बजट का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, जिसे उस समय प्रो रिच या प्रो कॉर्पोरेट होने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया था। हाँ, उस बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने और व्यापार को बढ़ावा देने पर काफी जोर था। तो स्वाभाविक रूप से आलोचकों ने कहा कि यह सिर्फ अमीरों और बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। इससे एक आम मिडिल क्लास इंसान को या गरीब को क्या मिलेगा, ये सवाल उठा था। बिल्कुल, लेकिन तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में ये बात स्पष्ट की थी कि बजट प्रो कॉर्पोरेट होने के साथ साथ प्रो पुअर भी होने की कोशिश कर रहा है। ये तो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक ही चीज एक ही समय पर अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी कैसे हो सकती है? इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है। सोच ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट्स और बिजनेस को बढ़ने का माहौल देंगे तो देश में इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है। विदेशी और देसी कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाएंगी, नए ऑफिस खोलेंगी। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो नौकरियां पैदा होंगी, लोगों को काम मिलेगा। जब इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमेगा तो सरकार के पास टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से भी और इनकम टैक्स से भी। अच्छा, तो मतलब पहले केक को बड़ा करो, फिर उसके टुकड़े बांटो, और सरकार का काम है ये सुनिश्चित करना कि सबको टुकड़ा मिले, चाहे छोटा ही सही। एकदम। और फिर सरकार उस बढ़े हुए टैक्स रेवेन्यू का इस्तेमाल गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स पर कर सकती है, जैसे मनरेगा, जिसमें गांवों में रोजगार की गारंटी दी जाती है। हाँ, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत गरीबों को सस्ता अनाज मिलता है, या फिर आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ केयर स्कीम्स। तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ओके, ग्रोथ के इंजन को तेज करने के लिए कैपिटलिज्म के टूल का इस्तेमाल करो, और उससे जो फायदा हो, जो पैसा आए, उसे सामाजिक कल्याण पर खर्च करो। तो कुल मिलाकर अब हम कैपिटलिज्म बनाम सोशलिज्म की उस पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट बहस से आगे बढ़ चुके हैं। अब का तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल है। हाँ, अब कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। विकास के लिए पूंजीवाद से सबसे अच्छे उपकरण लो, जैसे कि कंपटीशन, इनोवेशन, एफिशिएंसी, लेकिन उन्हें एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के फ्रेमवर्क के भीतर रखो, जो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर भी उतना ही ध्यान केंद्रित करे। एकदम सही। आज का लक्ष्य किसी एक विचारधारा को आंख बंद करके चुनना नहीं है, बल्कि दो लक्ष्यों को एक साथ साधना है, हाई ग्रोथ और इफेक्टिव वेलफेयर। राइट। और इस काम में कैपिटलिज्म को ग्रोथ का एक शक्तिशाली इंजन माना जाता है, लेकिन एक ऐसा इंजन जिसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए सरकार रूपी ड्राइवर की जरूरत है, ताकि गाड़ी पटरी से ना उतरे और उसमें बैठे हर इंसान का ख्याल रखा जाए। इसीलिए आज भी ये माना जाता है कि सरकार का रोल शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है, ताकि ग्रोथ का फायदा सब तक पहुंचे। तो आज की बहस पूंजीवाद अच्छा है या बुरा की नहीं है, बल्कि ये है कि एक देश के तौर पर हम इस शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में रह जाता है, क्या ग्रोथ और वेलफेयर के बीच का ये संतुलन हमेशा बना रह सकता है, या फिर किसी न किसी मोड़ पर जब अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तो एक को दूसरे के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस सवाल पर सोचने के लिए हम आपको आपके सोर्स के साथ छोड़ते हैं, ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह के चैप्टर 1 एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।